नमस्ते बच्चों। पिछली 2 कक्षाओं में हमने सरोज स्मृति कविता के बारे में बातें कर रहे थे और ये कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी बेटी सरोज की मृत्यु पर आहत होकर लिखी गई कविता है और ये हिंदी के एक मशहूर शोक गीत है। इस कविता के माध्यम से कवि अपने मन के उद्गार को प्रकट करने की कोशिश करते नजर आते हैं। तो आइए देखेंगे सरोज स्मृति के आगे के भाग। अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका पोषण उत्तम, कुछ दिन को जब तू रही साथ अपने गौरव से चुका माथ। पुत्री भी पिता गेह में स्थिर छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजर, आंसुओं सजल दृष्टि की छलक पूरी न हुई जो रही कलक। प्राणों की प्राणों में दबकर कहती लघु लघु उसास में भर, समझता हुआ मैं रहा देख हटती भी पद पर दृष्टि टेक। आइए देखेंगे इसके हर एक शब्द का जो अर्थ क्या है, तो सुन लीजिए। अस्तु का मतलब है अदयेव, गेह का मतलब है खर, कलक का मतलब है तीव्र इच्छा। तो आइए इसका जो भावार्थ क्या है वो हम देखेंगे। तो कवि बताते हैं कि अस्तु में उपार्जन को अक्षम, उपार्जन का मतलब है धन कमाना, अक्षम का मतलब है असमर्थ। तो कवि बताते हैं कि मैं धन कमाने में असमर्थ रहा, इसी कारण कर नहीं सका पोषण उत्तम, तुम्हारा पालन पोषण अच्छी तरह नहीं कर सका। कवि सरोज से बता रहे हैं कि धन अर्जित करने में, धन कमाने में अक्षम होने के कारण मैं तुम्हारा पालन पोषण अच्छी तरह नहीं कर सका। कुछ दिन को जब तू रही साथ अपने गौरव से चुका माथ, इतने होने पर भी तूने कुछ दिन के लिए मेरे साथ रही, तूने कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहने की इच्छा प्रकट की है, तू मेरे साथ रही। तो इस प्रकार रहकर तूने अपने गौरव से मेरा माथा चुका दिया, तूने अपने गौरव से मेरा माथा चुका दिया। आइए और एक बार देखेंगे। अस्तु में उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका पोषण उत्तम, कुछ दिन को जब तू रही साथ अपने गौरव से चुका माथ। तो कवि बताते हैं कि अतएव धन कमाने में असमर्थ होने के कारण मैं अच्छी प्रकार तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर सका। कुछ दिन तक जब तू मेरे साथ रही थी तब तूने अपने गौरव से मेरा माथा चुका दिया। तो इतनी जो कठिनाइयां होने पर भी, आर्थिक तंगी होने पर भी तूने मेरे साथ रही, तो इस प्रकार तूने अपने ही गौरव से मेरा माथा चुका दिया है। तो आगे देखेंगे। पुत्री भी पिता गेह में स्थिर छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजर, आंसुओं सजल दृष्टि की छलक पूरी न हुई जो रही कलक। तो कवि बताते हैं छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजर, वहां से हम शुरू करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब पिता यानी कि जब मैं कवि छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजर, जब मैं प्रथम बार अपने घर के आंगन से, अपने घर के आंगन छोड़कर बाहर गया, तब तूने क्या किया? पुत्री भी पिता गेह में स्थिर, तब तू अपने पिता के घर में पूर्ण स्थिर भाव से बनी रही। तो कवि बताते हैं कि छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजर, जब मैं अपने घर के आंगन को छोड़कर बाहर चला गया,
तब तूने क्या किया? तब तूने अपने पिता के घर में स्थिर भाव से बनी रही। तब तू अपने पिता के घर में स्थिर भाव से बनी रही। तो देखेंगे एक बार फिर, धन अर्जित करने में अक्षम होने के कारण मैं तुम्हारा पालन पोषण अच्छी तरह नहीं कर सका, मुझसे नहीं हो पाया। यह जानकर भी तूने कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहने की इच्छा प्रकट की, मेरे साथ रही और इस प्रकार रहकर तूने अपने गौरव से मेरा माथा चुका दिया। और जब मैं पहली बार अपने घर के आंगन को छोड़कर बाहर चली गई किसी काम के वास्ते, तब मेरी पुत्री तू जो है मेरे ही घर में स्थिर भाव से बनी रही। आंसू सजल दृष्टि की छलक, पूरी न हुई जो रही कलक। इस प्रकार स्थिर भाव से मेरी बेटी मेरे ही घर में बनी रही। यह देखकर कवि को क्या लगता है? यह देखकर आंसुओं सजल दृष्टि की छलक, तुम्हारे उस रूप को देखकर आंखों से आंसू छलकने लगी। आंसुओं सजल दृष्टि की छलक, तो बेटी स्थिर भाव से पिता के घर में, कवि के घर में रहने लगी। यह देखकर कवि की आंखें भर आई। पूरी न हुई जो रही कलक, वो इसलिए भर आई कि उनकी आंखें इसलिए भर गया कि वो अपनी बेटी की किसी भी इच्छा नहीं कर पाई, किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाई। तो इसी कारण कवि की आंखें भर आया। तो कवि बता रहे हैं कि अपने पिता के घर में पूर्ण स्थिर भाव से रहने वाली बेटी को देखकर, जाने क्यों तेरे उस रूप को देखकर मेरी आंखों से आंसू छलक आए। मैं तेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सका। प्राणों की प्राणों में दबकर कहती लघु लघु उसास में भर। इस बात यानी कि अपने पिता से अपने मन की किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाने का दुख बेटी अपनी प्राणों में दबा कर रखता है। वो दुख वो अपने हृदय में ही छिपा कर रखता है और कहती लघु लघु उसास में भर, वो बाहर इस प्रकार उसे प्रकट करती है कि लघु लघु उसास से भरकर वो जो है खुलकर प्रकट नहीं करते, वो उसासों के माध्यम से अपने मन के दुख को प्रकट करने का प्रयास बेटी कर रही थी। ये कवि बताना चाहते हैं, तुम्हारी कोई भी इच्छा मैंने पूरी नहीं किया, तुम्हारी कोई भी इच्छा मैंने पूरी नहीं किया। यह दुख तुम्हारे हृदय में दबकर ही रह गया। तूने लघु उसासों के माध्यम से अपने मन की वो अवस्था को प्रकट करने का प्रयास किया है। समझता हुआ मैं रहा देख, तुम्हारी उस अवस्था को देखते ही मैंने समझ लिया है कि इस कारण से तुम्हारे मन में दुख है। हटती भी पद पद दृष्टि टेक, कवि बता रहे हैं कि इस बात की जो कचोट अपने मन में दबाकर तू छोटी छोटी उसासे लेकर कुछ कहने का प्रयास करती रही। मैंने क्या किया? मैं मन की उस कसक को समझता था, तुम्हारे मन में जो कुछ भी था वो मैंने समझ लिया था। तो हटती भी पद पर दृष्टि टेका मतलब है मैं जैसे जैसे अपने मार्ग पर आगे बढ़ता था तू मेरी तरफ अपनी दृष्टि जमाकर बार बार उसे हटा लेती थी। जब मैं घर छोड़कर बाहर चली जाती थी तू वहां स्थिर होकर मुझे देखती रहती थी। जब मैं तुम्हें देखती थी तब तुम अपनी दृष्टि मुझसे हटा लेती थी। आइए एक बार फिर हम देखेंगे। अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका पोषण उत्तम। कुछ दिन को जब तू रही साथ अपने गौरव से चुका मात। पुत्री भी पिता गेह में स्थिर छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजीर। आंसुओं सजल दृष्टि की छलक
पूरी न हुई जो रही कलक, प्राणों की प्राणों में दबकर कहती लखु लखु उसास में भर, समझता हुआ मैं रहा देख, हटती भी पद पर दृष्टि टेक। तो निराला जी ने अपने शोकमयी कविता सरोज स्मृति की इन पंक्तियों में जो है संक्षेप रूप में अपने विषम आर्थिक दशा और पुत्री सरोज के उचित पालन पोषण के अभाव को स्वीकार करते हुए लिखा है ये पंक्तियां। तो इसमें कवि बताना चाहते हैं कि अतएव मैं धन अर्जित करने में असमर्थ रह गया, इसी कारण से तेरा पालन पोषण अच्छी तरह नहीं कर सका। कुछ दिन तूने मेरे साथ रहने की इच्छा प्रकट की, मेरे साथ रहा भी है तू, और इस प्रकार रहकर तूने अपने गौरव से मेरा माथा चुका दिया है। जब मैं प्रथम बार अपने घर के आंगन छोड़कर बाहर चला गया, तब तू पिता के गृह में मेरे घर में स्थिर भाव से बनी रही। तुम्हारे उस खड़े रहने के उस दृश्य को देखकर मेरी आंखें भी भर आने लगे, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारी कोई भी इच्छा की पूर्ति नहीं किया है, और यह दुख तुम्हारे मन में भी है। इस दुख को तूने अपने हृदय के अंदर दबाकर रख दिया है, और ये कभी कभी उस आंसुओं के माध्यम से कुछ कहने का प्रयत्न भी तूने कर लिया। मैं तो यह सब तुझे देखते ही समझ लिया है, और ये भी नहीं, जब मैं अपने रास्ते से होकर आगे बढ़ता था, तब तू मेरी तरफ अपनी दृष्टि जमा कर बार बार उसे हटा लेती थी। तो आइए इसमें जो है कुछ अलंकार भी है। इसका जो भाव यह है कि तूने अपने बचपन में यथोचित सुख नहीं पा सकी, तेरे मन की बाल अभिलाषाएं भी कभी पूर्ण नहीं हुई है, और तेरी दृष्टि सदा उससे युक्त छल चलाती रही। अपने जीवन में जो दुख उन्हें हुआ है, उन सभी दुख को उन्होंने अपने हृदय के अंतर्गत ही दबाकर रख लिया है। तो अपने मन की उमंगों को अपने हृदय में ही दबाकर छोटी छोटी आहें भरकर उसे व्यक्त कर देती थी। मैं घर के पद पर बार बार अपनी दृष्टि टिकाकर उसे पुनः वहां से हटाता रहा। और उसका जो अलंकार, इसमें आए हुए अलंकार ये है, अस्तु अक्षम पुत्री पिता पथ पर में अनुप्रास है, और लघु लघु में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और आगे देख लीजिए, तू 1.25 साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान में चपल, माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण, भरती जीवन में नवजीवन, वह चरित पूर्ण कर गई चली, तू नानी की गोद जा पली। सब किए वही कौतुक विनोद, उस घर निशिवासर भरे मोर, खाई भाई की मार विकल, रोई उत्पल दल दृग छल छल, चुमकारा सिर उसने निहार, फिर गंगा तट साइकद विहार, करने को लेकर साथ चला, तू गहकर चली हाथ चपला, आंसुओं धुला मुख हासो छल, लखती प्रसार वह ऊर्मि धवल। तो देखेंगे शब्दों का अर्थ। चुंबित का अर्थ है चूमा हुआ, कौतुक का अर्थ है विनोद, बचपन के भोले खेल, उत्पल दल दृग का अर्थ है कमल की पंखुड़ियों जैसी सुंदर आंखें, साइकत का मतलब है रेत बालू, चपला का मतलब है बिजली जैसे चंचल स्वभाव वाली, हासोच्छल का मतलब है हंसी की लहरों से धोया, हंसी से उज्जवल, ऊर्मी धवल का मतलब है सफेद लहर, श्वेत या निर्मल लहरें, निहार का मतलब है देखकर, प्रसार का मतलब है विस्तार। तो अपनी शोकमयी कविता सरोज स्मृति की प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि निराला जी अपनी पुत्री सरोज की नन्हे भोले भाले और चंचल शैशव की स्मृतियां बांटने का प्रयास करते हुए नजर आते हैं। आइए देखेंगे इसका भावार्थ क्या है। कवि बता रहे हैं कि तू जब 1.25 साल का था बहुत सुंदर दिखने लगा था, और उस समय ही पहचान रही ज्ञान में चपल, उस समय ही हमने पहचान लिया है कि तूने यह लक्षण प्रकट करने लगे कि तू ज्ञान में
बड़ी अर्थात प्रवीण सिद्ध होगी। तू ज्ञान में बड़ी प्रवीण सिद्ध होगी। तू 1.25 साल की जब तू 1.25 साल की छोटी सी बालिका थी, तू सुंदर दिखती थी और उस समय ही हमने पहचान लिया कि तू ज्ञान में बहुत प्रवीण होगी। माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण, उस समय जो है तुम्हारी माँ द्वारा प्रतिक्षण चुंबनों के लाड प्यार से तुम्हें पालती हुई नजर आती थी। अर्थात माँ तुम्हें लाड प्यार से पालती थी। भरती जीवन में नवजीवन, उस प्रकार माँ के जीवन में जो है एक नवजीवन का उदय होने लगा अपनी बेटी के माध्यम से। जब बेटी 1.25 साल की थी, बहुत सुंदर दिखती थी, उस समय ही पहचान लिया कि वो ज्ञान में बहुत सिद्ध हो जाएगी। ज्ञान में अर्थात वो प्रवीण सिद्ध हो जाएगी और उस समय माँ के लाड प्यार से वो पलने लगे और अपने बेटी के कारण माँ के जीवन में एक नवजीवन, माँ के जीवन में एक नवीन जीवन का संचार होने लगी थी। वह चरित पूर्ण कर गई चली, तू नानी की गोद जा पली। इतने में अपनी माँ जो है अपनी जीवन लीला समाप्त करके चली गई, संसार से विदा लेकर चली गई। तू नानी की गोद जा पली, उसके बाद तुम्हारी नानी की गोद में तू पाल पोस कर बड़ा हो गई। तुम्हारी नानी ने तुम्हारा जो पालन पोषण किया है। सब किए वहीं कौतुक विनोद, उस खर निशिवासर भरे मोद। तूने नानी के घर में रहकर वो सब कार्य किए जो छोटे से नन्ही सी बालिका करते हैं, खेलते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं और तुम्हारी उन क्रीड़ाओं से उस घर का वातावरण जो है मोद से भर गया। उस घर का वातावरण जो है आनंदमय हो गया। सब किए वही कौतुक विनोद, जो छोटी सी नन्ही सी बालिका जो कुछ भी विनोद का कार्य करते हैं वो सब उन्होंने नानी के घर में रहकर कर दिया। तो उस प्रकार वो घर जो है इस प्रकार करके उसने उस घर को रात दिन अपनी चुहल भरी क्रीड़ाओं से सुखमय करती रहती थी। अपनी क्रीड़ाओं से रात दिन उस घर को आनंदमय बना देती थी वो छोटी सी नन्ही सी बालिका। खाई भाई की मार बिगल रोई उत्पल दल दृग छल छल, बीच बीच में जो है भाई की मार खाकर विचलित होकर वो रोती थी और उनकी जो कमल की पंखुड़ियों जैसी सुंदर आंखें जो हैं भर आती थी, वो रोने लगती थी। उस समय भाई ने क्या किया, चुमकारा सिर उसने निहार, यह देखकर भाई ने उसे पुचकारने की और मनाने की कोशिश करता है। फिर गंगा तट साइकद विहार करने को लेकर साथ चला। फिर अपनी छोटी सी नन्ही सी जो बहन को गंगा तट में भ्रमण करने के लिए साथ लेके चला। तू कहकर चली हाथ चपला, तो चंचल होकर चपलता से तो अपने भाई के हाथ पकड़कर उसके साथ गंगा विहार के लिए चली जाती थी। आंसू धुला मुख हासो छल, आंसुओं से भरा हुआ तुम्हारा मुख उस समय संतोष से भर गया। तुम्हारे मुख में आंसुओं से भरा हुआ तुम्हारा मुख खुशियों से भर गया। तो तुम्हारे उस खुशी से युक्त आंखें देखकर लखती प्रसार वह ऊर्मि धवल, गंगा की जो स्वच्छंद और निर्मल धाराएं तुम्हारे उस हंसी से युक्त मुख में अपना विस्तार पाती हुई नजर आती है। तो कवि बताते हैं, तेरे आंसुओं से धुले उस मुस्कुराहट से समुज्जल मुख को देखकर उस समय गंगा की धवल तरंगे, सफेद तरंगे जो है तुझ में ही अपना विस्तार देखती थी, तुझ में ही अपना विस्तार देखती थी।
एक बार फिर हम देखेंगे। जब तू 1.25 साल की कोमल अबोध बालिका थी, तभी से यह लक्षण प्रकट होने लगे कि तू ज्ञान में बड़ी अर्थात प्रवीण सिद्ध होगी। अपनी माँ द्वारा प्रदीक्षण चुंबनों के लाड़ से पलती हुई तू उसके अर्थात माँ के जीवन में एक नवीन जीवन का संचार करती थी। जब तेरी माँ इस पृथ्वी को छोड़कर अपनी जीवन लीला समाप्त करके सदा के लिए विदा हो गई, तब तो अपनी नानी की गोद में जाकर पलने लगी। वहां अपनी नानी के पास तू अनेक प्रकार के खेल खेलती रही। उस घर को दिन रात अपनी चुहल भरी क्रीड़ाओं से सुखमय करती रही थी। अपने भाई की मार खाकर तू दुखी होकर अपनी कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों से आंसू चलचलाकर जब रोती, तो तेरा भाई तुझे देखकर फिर पुचकारता और गंगा तट पर भ्रमण करते हुए गंगा तट पर रेत पर भ्रमण करने तुझे साथ लेकर चल पड़ता। तब तू चबलदा के साथ हाथ पकड़कर उसके साथ चल पड़ती। तेरे आंसुओं से धुले और मुस्कुराहट से समुज्वल मुख को देखकर उस समय गंगा की धवल तरंगे तुझ में अपना विस्तार देखती थी। तो उसमें जो अलंकार है, 1.25 साल, मास मुख, चरित चली, किए कौतुक, दल दृग, चली चपलता में जो है अनुप्रास अलंकार है। क्षण क्षण, छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश है। उत्पल दल दृग में उपमा तथा जीवन में नव जीवन में विरोधाभास अलंकार है। खाई भाई, पल दल, छल में ध्वनि साम्य है। ऊर्मी का मानवीकरण किया गया है। तो आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में इसके अगले भाग को लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।